Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing our lecture on the biopharmaceutical aspects of dosage form design, and now we are continuing with the influence of food in the gastrointestinal tract on pharmaceuticals or the drugs. The presence of food in the gastrointestinal tract can influence the rate and extent of absorption either directly or indirectly via range of mechanisms. बहुत सारे mechanisms हैं जो कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हेन द फूड इज़ अवेलेबल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. द फर्स्ट इज़ द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग विद कंपोनेंट्स इन द डाइट. यानी डाइट में कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे ड्रग ने कॉम्प्लेक्स बना दिया. फॉर एग्जांपल, drugs are capable of binding to components within the diet, and in general this only becomes an issue with respect to its bioavailability where an irreversible or insoluble complex is formed. ये बहुत important issue है कि ड्रग जो है वो इनके साथ फूड के कंपोनेंट्स के साथ irreversible या insoluble complex बना ले और फिर उसके बाद उसकी बायोअवेलेबिलिटी ना हो सके, मीन्स एब्जॉर्प्शन ना हो सके. In such cases of the fraction of the administered dose that become complex is unavailable for absorption. और फिर इसके नतीजे में ये हुआ कि जितना प्रपोर्शन या फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग बाइंड हो गया और कॉम्प्लेक्स बना लिया उस फूड सब्सटेंस के साथ, तो फिर वो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, वेरी कॉमन एग्जांपल. टेट्रासाइक्लिन forms non-absorbable complex with the calcium and iron, and thus patients are advised not to take product containing calcium and iron such as milk, iron preparations or indigestion remedies, क्योंकि indigestion remedies में भी कैल्शियम और आयरन मौजूद हो सकता है. तो वो पेशेंट जो टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं विच इज़ एन एंटीबायोटिक फॉर सम इन्फेक्शन, तो वो उसको कभी भी जो है वो मिल्क के साथ ना लें या ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ना लें जिसमें कैल्शियम, या ऐसे फूड आइटम के साथ ना लें जिसमें आयरन हो सकता है, क्योंकि वो उसके साथ टेट्रासाइक्लिन विल मेक द चिलेट एंड विल नेवर एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से जो होगा वो टेट्रासाइक्लिन जो होगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, या फिर क्या होगा एट द सेम टाइम ऑफ द डे एज दैट टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब ना होने की वजह से, चिलेट बनाने की वजह से, कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से ड्रग टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब नहीं होगी और फिर उसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नहीं आएगा. हाउएवर, if the complex form is water soluble and readily dissolute to liberate the free drug, then there may be a little effect on drug absorption. लेकिन इसके बरक्स दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई ऐसा उसका कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि रेडिली सॉलेबल है जीआई फ्लूइड में और एब्जॉर्ब हो सकता है, वो एब्जॉर्बेबल है, तो फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट द थिंग इज़ that tetracycline should not be taken with calcium and iron containing food substances. इसके अलावा another important parameter which may affect or influence the absorption of a drug is the alteration of the pH. In general, food tends to increase the stomach pH by acting as a buffer. ये बात हम अभी पहले भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि फूड जो है वो स्टमक का pH बढ़ा देता है. This is liable to decrease the rate of dissolution and subsequent absorption of weakly basic drug and increase that of weakly acidic one. इससे क्या होगा कि अगर pH बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा, डिक्रीजेज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन दोनों कम होंगे. किसका? वीकली बेसिक ड्रग के. जो बेसिक ड्रग होगी उसकी जो होगी एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उसका जब pH बढ़ेगा तो वो अल्कलाइन होने लगेगा, जिसकी वजह से जो बेसिक ड्रग होगी वो आयोनाइज नहीं होगी, तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, और जब डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी. इसके बरक्स pH बढ़ने से जो एसिडिक ड्रग होगी तो उसको अल्कलाइन pH मिलेगा, वो आयोनाइज होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो उसका डिसोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी. तो इस तरह से pH की ऑल्ट्रेशन से भी डिफरेंसेस आते हैं. नेक्स्ट इज़ द ऑल्ट्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एम्पटी. गैस्ट्रिक एम्पटी में अगर फ़र्क पड़ रहा है, एज ऑलरेडी मैंशन, some foods, particularly those containing high proportion of fats, and some drugs tend to reduce the gastric emptying and thus delay the onset of the action of certain drugs.
ये बात भी हम पहले देख चुके हैं कि जिस वो फूड सब्सटेंसेस जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को बढ़ाते हैं, यानी गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट को स्लो करते हैं, या वो ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो स्लो डाउन करती है, तो उससे क्या होता है कि ड्रग जो है ज़्यादा देर स्टमक में रहती है और इंटेस्टाइन में देर से पहुंचती है, जिसकी वजह से जो मेन एब्जॉर्प्शन साइट है वहाँ पर डिले हो जाती है पहुँचने में, जिसकी वजह से उस ड्रग का ऑन साइट भी डिले हो जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब देर से होगी. फूड स्लोज द rate of absorption due to delayed gastric emptying, and antiretroviral nucleoside analog like lamivudine and zolpidem is the example. lamivudine and zolpidem are the example जो गैस्ट्रिक टाइम जो है वो डिले होने की वजह से ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो कि एड्स वायरस के लिए यूज़ की जाती हैं, lamivudine and zolpidem, उनका ऑनसेट डिले हो जाता है. अब however this is not considered to be clinically significant. clinically बहरहाल ये significant है या नहीं है, that is another issue. Now the next important factor is stimulation of gastrointestinal secretion. Gastrointestinal secretion, for example pepsin जो कि एक proteolytic enzyme है, produced in response to food may result in degradation of a drugs that are susceptible to enzymatic metabolism and hence reduction in their bioavailability. Particularly कौन सी ड्रग्स? वो ड्रग्स जो कि प्रोटीनिक इन नेचर है, तो उस वो पेप्सिन से डिग्रेड हो जाएंगी और फिर डिग्रेड हो जाएंगी, मेटाबोलाइज हो जाएंगी, तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. द इंजेक्शन ऑफ फूड particularly fats stimulate the secretion of the bile. Bile salts are surface active agent and increases the dissolution of poorly soluble drugs, thereby enhancing their absorption. इसके बरक्स जो फैट सब्सटेंसेस हैं वो बाइल की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं. बाइल की सिक्रीशन क्या करेगी? एक्चुअली बाइल इज ए सरफेस एक्टिव एजेंट एंड विच इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, यानी वाटर सॉल्युबल जिसकी कम हो और लिपोफिलिसिटी ज़्यादा हो, तो उसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी सॉल्युबलाइजेशन बढ़ जाती है क्योंकि उसकी वो एमल्सिफिकेशन कर देती है, जिसकी वजह से जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. हाउएवर bile salts have been shown to form insoluble and hence non-soluble absorbable complexes with some drugs such as neomycin, kanamycin and nystatin. उसकी वजह ये है कि bile salts में कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम भी मौजूद होते हैं, तो वो इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और फिर इसको नॉन एब्जॉर्बेबल कर देते हैं. तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड while developing a dosage form. Next factor is competition between food component and drugs for a specialized absorption mechanism. इसमें क्या है? In this case or in the case of those drugs that have a chemical structure similar to the nutrient, यानी foods की तरह का उसका food substance की तरह का उनका chemical structure है, required by the body for which a specialized absorption mechanism exists and there is possibility of competitive inhibition of drug absorption. तो उसमें जो है वो drug absorption competitively inhibit हो सकती है food के साथ. यानी इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्रग्स जो कि फूड की तरह का केमिकल स्ट्रक्चर रखती हैं और वो फूड सपोज दैट किसी स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होता है जीआई ट्रैक्ट में. अब वो मैकेनिज्म जो है उसकी कैपेसिटी है लिमिटेड. If the capacity is limited, then either the food will absorb or the drug will absorb. तो यूजुअली क्या होता है? फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी रह जाती है, नहीं हो पाती, कम हो जाती है बायोअवेलेबिलिटी. तो दिस टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल. अनदर फैक्टर इज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंटेंट. जीआई ट्रैक्ट में जो सब्सटेंस है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. The presence of food in the gastrointestinal tract provide a viscous environment which may result in reduction in the rate of drug dissolution. जब viscosity बढ़ेगी तो solubility कम हो जाएगी क्योंकि water कम हो जाएगा. और इसके साथ साथ in addition the rate of diffusion of a drug in solution from the lumen and absorbing membrane lining a gastrointestinal tract may be reduced. जब उसका dissolution कम होगा, वाटर कम हो जाएगा, तो वह एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में कम आएगा, तो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन विस्कोसिटी.
बोथ ऑफ दीज इफेक्ट्स टेंड टू डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी. अनदर फैक्टर इज फूड इंड्यूस चेंजेस इन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म. फूड इंड्यूस चेंजेस यानी फूड की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं. Certain foods may increases the bioavailability of a drugs that are susceptible to pre-systemic intestinal metabolism by interacting with metabolic process. For example, grapefruit juice, for example, is capable of inhibiting the intestinal cytochrome enzyme known as CYP3A family and particularly CYP3A4. तो grapefruit juice इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो जिससे क्या होगा कि वो ड्रग इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज नहीं होगी. तो अब क्या होगा, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो वो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी और टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है. सो व्हेन टेकन द ड्रग्स दैट आर सब्सेप्टेबल टू CYP3A मेटाबॉलिज्म इज लाइकली टू रिजल्ट इन देयर इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने की वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. Clinically relevant interaction exists between grapefruit juice and antihistamine like terfenadine, an immunosuppressant like cyclosporine, and the protease inhibitor secukinumab and calcium channel blocker verapamil. तो जी ये इंटरेक्शन ग्रेप फ्रूट जूस का टर्फेनाडीन के साथ देखा गया है, साइक्लोस्पोरिन जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है उसके साथ देखा गया है, प्रोटीएज इनहिबिटर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है सेक्यूनावीर उसके साथ देखा गया है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स वेरापामिल के साथ देखा गया है. तो इस वजह से इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी आ सकती है. लिहाजा अगर पेशेंट इन ड्रग्स को ले रहे हो तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड ग्रेप फ्रूट जूस. नाउ फूड इंड्यूस चेंजेस इन द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड लिवर increases shortly after the meal, thereby increasing the rate at which the drug presented to the liver. अच्छा, अब जब GI ट्रैक्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो जो भी ड्रग या फूड वहाँ पे लिया हुआ होगा उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो लिवर में बहुत जल्दी आ जाएगा एब्जॉर्ब होने के बाद GI ट्रैक्ट से जो भी ड्रग लिया है. द मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलॉल इज सेंसिटिव टू द रेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द लिवर. मीन्स कि जितना ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा क्वांटिटी में लिवर में ये ड्रग प्रेजेंट होगी उतना ही ज़्यादा ये मेटाबोलाइज हो जाएगी और फिर सिस्टमिक इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. द फास्टर द रेट ऑफ प्रेजेंटेशन द लार्जर ऑफ द फ्रैक्शन दैट इज एस्केप द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. अच्छा, अगर जो है वो एब्जॉर्प्शन फास्टर हो जाएगी और बहुत तेज़ी से अगर जो है ड्रग वहाँ से निकल जाएगी तो फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एस्केप भी हो सकता है, क्योंकि फिर कम मिकदार में यानी बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाएगी और बच जाएगी लिवर में मेटाबॉलिज्म से. दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म बिकम सैचुरेटेड एंड इंक्रीज रेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए ड्रग टू द साइट ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन. तो फिर क्या होगा कि जो है ड्रग जब तेज़ी से निकल जाएगी तो उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पे जो एंजाइम जो थे प्रोप्रेनोलॉल के वो जल्दी जो जितना मेटाबोलाइज कर सकते थे वो उन्होंने मेटाबोलाइज कर दिया, सैचुरेटेड हो गए. नए एंजाइम बनने में टाइम लगेगा जब तक ड्रग जो होगी वहाँ से आगे निकल जाएगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी. फॉर दिस रीज़न द इफेक्ट ऑफ फूड सर्व टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स दैट आर ससेप्टेबल टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. लिहाजा ऐसी सिचुएशन में जो कि ब्लड फ्लो को बहुत फास्ट कर देती है वो बेहतर है, वो फूड बेहतर हैं, क्योंकि जो है उससे ड्रग जो होगी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका कम हो जाएगा और उसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ड्रग की या बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. इट इज़ एविडेंट दैट द फूड कैन इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय ए वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म. फूड जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म से अफेक्ट कर सकता है एब्जॉर्प्शन को. ड्रग फूड इंटरेक्शन आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? दोज दैट कॉज रिड्यूस, डिलेड, इंक्रीज और एक्सेलरेटेड द एब्जॉर्प्शन एंड दोज विच हैज़ नो इफेक्ट. तो इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि क्या करते हैं वो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं यानी एब्जॉर्प्शन ही कम हो गई. दूसरा, डिले कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कम तो नहीं कर रहे लेकिन डिले कर रहे हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन बहुत एक्सेलरेट कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं है. तो ये जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं ये जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू नो.
और इसको जो है इन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, वेरेम एट al in 2013 and Yasuji et al in 2012 for the effect of food on drug absorption and delivery. तो ये तो था हमारा कि कौन कौन से फूड के फैक्टर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं. नाउ डिजीज स्टेट एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कोई पैथोलॉजी हो जाए तो फिर उसमें क्या होगा, फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर या बायोअवेलेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ सकता है. डिजीज स्टेट्स एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन एंड हैंस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग. फॉर एग्जाम्पल, local diseases can cause alteration in the gastric pH that can affect the stability, dissolution and absorption of the drugs. लोकल इफेक्ट यानी अगर जो लोकल डिजीज़ेज हैं जिससे स्टमक का पीएच या इंटेस्टाइन का पीएच चेंज होता है तो उससे ड्रग की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और अब्जॉर्प्शन पर फर्क पड़ सकता है. गैस्ट्रिक सर्जरी कैन कॉज ड्रग्स टू एग्जिबिट differences in bioavailability from that in the normal individual. For example, partial or total gastrectomy results in drug reaching the duodenum more rapidly than in the normal individual, and significant changes in fluid composition and volumes can significantly affect the drug dissolution and therefore bioavailability. वो पेशेंट जिनकी गैस्ट्रिक्टोमी की गई है, अब वो गैस्ट्रिक्टोमी के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, चाहे वो पार्शल गैस्ट्रिक्टोमी हो या टोटल गैस्ट्रिक्टोमी हो. पार्शल गैस्ट्रिक्टोमी यानी पार्शल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द स्टमक. टोटल गैस्ट्रिक्टोमी मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टमक. आमतौर पर ऐसी सिचुएशन पार्शल जो होती है वो अल्सर्स में होती है और टोटल जो होती है वो गैस्ट्रिक कैंसर में की जाती है. तो उसमें ये होगा कि जो भी सब्सटेंस होगा डायरेक्ट ड्यूडेनम में आएगा, सॉल्युबिलिटी भी उसके फ़र्क पड़ेगा क्योंकि स्टमक गैस्ट्रिक फ्लूइड तो है नहीं वहाँ पे, और फिर उसकी डिसोल्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ सकता है. Patients with AIDS often have over secretion of the gastrin and thus low pH. ठीक है, जो पेशेंट एड्स के होते हैं उसमें गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज़ होता है हार्मोन, जिसकी वजह से एसिड भी ज़्यादा रिलीज़ होता है और pH लो होने लगता है, which can adversely affect the dissolution and hence bioavailability of weakly basic drugs such as antifungal drug ketoconazole. तो जिसकी वजह से जो होगी लो pH की वजह से जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग कीटोकोनाजोल की जो होगी वो बायोअवेलेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा. लोअर पीएच वैल्यूज़ आर ऑफन सीन इन डिजीज स्टेट ऑफ द कोलोन सच एज क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें भी लोअर पीएच वैल्यूज़ आर ऑफन सीन. इन celiac disease there is an increase in intestinal permeability due to a loosening of the tight junction. तो इसमें जो होगी लाजिम बात है, जब इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी सीलिएक डिजीज़ में तो फिर जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा भी हो सकती है, बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है नॉर्मल से, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज म्यूकस एंड द अनस्टिल्ड वाटर लेयर. Both drugs can permeate across the epithelial surface and the mucus layer and unstilled water layer need to be crossed. यानी unstilled water layer जो वहाँ पे स्टेरिंग वाटर की एक लेयर है स्टमक में, उसको क्रॉस करना है, म्यूकस लेयर को क्रॉस करना है, तब जाके ड्रग जो होगी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, GI मेम्ब्रेन को, और फिर एब्जॉर्ब होगी. द म्यूकस लेयर whose thickness and turnover rates can vary along the length of gastrointestinal tract can hinder drug absorption. अच्छा, जो म्यूकस लेयर है उसकी थिकनेस और उसका जो टर्नओवर रेट जो है वो GI ट्रैक्ट में एरिया टू एरिया यानी एनाटॉमिकल रीजन टू रीजन वेरी करता है. तो उसकी वजह से ड्रग जो होगी जहाँ पे ज़्यादा थिक होगी वहाँ पे डिफ्यूजन ड्रग का स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, और जहाँ बहुत थिन होगी वहाँ पे बहुत तेज़ी से ड्रग डिफ्यूज़ कर जाएगी, तो वो भी इस तरीके से ड्रग की डिफ्यूजन में हिंड्रेंस कॉज कर सकती है. The unstilled water layer or aqueous boundary layer is a more and less stagnant layer of the water, mucus and glycocalyx adjacent to the intestinal wall. तो अगर वाटर जो है इसमें भी इस लेयर में भी जो है ड्रग ट्रैप हो जाएगी तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी. It is thought to be
क्रिएटेड बाय इनकम्प्लीट मिक्सिंग ऑफ ल्यूमिनल कंटेंट नियर द इंटेस्टिनल म्यूकल सरफेस। ये जो अनस्टेड लेयर होती है ये म्यूकोसल सरफेस के करीब होती है जहाँ से ड्रग को एब्जॉर्ब होना होता है, लेकिन अगर ड्रग इसमें ट्रैप हो गई तो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। दिस लेयर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन थिकनेस कैन प्रोवाइड ए डिफ्यूजन बैरियर टू द ड्रग्स। जैसे मैंने अभी बात की कि ये इसकी जो है लेयर जो होगी वो डिफ्यूजन ऑफ ड्रग के लिए एक बैरियर हो जाएगा और ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। Some drugs are capable of complexing with the mucus, thereby reducing their availability for absorption. कुछ ड्रग जो है वो म्यूकस के साथ भी ट्रैप हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं और फिर उसकी भी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी दिस इज़ अनदर इशू फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड एज वेल एज ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। नाउ व्हाट अबाउट द gastrointestinal membrane? If we talk about the gastrointestinal membrane, first we should discuss the structure of the membrane. The gastrointestinal membrane separates the lumen of the stomach and intestine from the systemic circulation. ये membrane दरअसल stomach और intestine के lumen और blood vessels के दरमियान में है। मीन्स कि जो भी सब्सटेंस होगा, चाहे वो फूड हो या ड्रग हो, वो स्टमक में हो या इंटेस्टाइन में हो, उसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल में आना पड़ेगा। इट इज़ द मेन सेलुलर बैरियर, ये मेन सेलुलर बैरियर है टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द मेम्ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बीइंग कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें लिपिड हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं और पॉलीसैकेराइड है। इट हैज़ ए बाई लेयर स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 19.8। फिगर 19.8 को अगर हम देखें, हेयर इज structure of the gastrointestinal membrane. Here you can see here this is sugar chain glycoprotein, sugar chain glycolipids. This is called phospholipid bilayer. This is phospholipid bilayer. Here it is peripheral protein, cholesterol molecule, channel or the pores from which a drug or food or anything or water molecule can penetrate and can cross. This is integral protein. So this is a structure of the membrane. Here it is extracellular fluid, means this is extracellular region, maybe we can say it is lumen of the stomach or intestine, and here it is cytosol, means intracellular portion. So the barriers has the characteristics of semi-permeable membrane, allowing the rapid transit of some material and impeding or preventing passage of other. ये जो membrane है ये semi permeable membrane है। Semi permeable membrane means it is permeable for some substances and impermeable for some substances. जिनके लिए permeable है वो तो इसमें से आसानी से गुजर जाएंगे, जिनके लिए impermeable है तो वो फिर इसमें से आसानी से नहीं गुजर सकेंगे, and it is impeding or preventing the passage of some substances. So it is permeable to the amino acid, sugars, fatty acids and other nutrients, and is impermeable to plasma proteins like albumin. albumin जो plasma protein है तो उसके लिए impermeable है, लेकिन अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरॉल्स हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज हैं, उसके लिए परमिएबल है, वो इसमें से आसानी से गुजर सकते हैं। द मेम्ब्रेन कैन बी viewed as semi-permeable lipoidal sieve, which allows the passage of lipid-soluble molecule across it and the passage of water and small hydrophilic molecule through its numerous aqueous pores. ये semi-permeable membrane जो है वो एक lipoidal यानी lipid sieve यानी लिपिड की छन्नी कहलाती है, जो कि लिपिड soluble molecule को अपने membrane से गुजरने देती है और इसमें जो aqueous pore हैं उससे वाटर और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो गुजर जाते हैं। इन एडिशन देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स दैट एग्जिस्ट इन द मेम्ब्रेन विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट मटेरियल बैक एंड फोर्थ अक्रॉस इट। इसके अलावा कुछ और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी हैं, कुछ और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स भी हैं जो कि सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और वो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं वो एनर्जी डिपेंडेंट भी हैं और नॉन एनर्जी डिपेंडेंट भी हैं।
Now, the next is the mechanism of transport across the gastrointestinal membrane. There are two main mechanisms of drug transport across the gastrointestinal epithelium. One is the transcellular. Transcellular means across the cell, cell के अंदर से गुजर के. The another is the paracellular, means that is between the cell. Like for example, ये अगर सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर से गुजर रहा है तो ये ट्रांससेल्यूलर हो गया, और ये दो सेल के दरमियान जो है दिस इज़ कॉल्ड पैरासेल्यूलर. एंड ये जो है वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स का यहाँ पे तस्करा किया जा रहा है. जैसे यहाँ पे ये इन्होंने बताया, 1 क्या है, ट्रांससेल्यूलर, 2 क्या है, पैरासेल्यूलर, 3 क्या है, कैरियर मीडिएटेड यानी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स, 4 क्या है, ट्रांससाइटोसिस मैकेनिज्म्स. ये भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ the transcellular pathway is further divided into simple passive diffusion, carrier mediated and membrane transporter process and transcytosis. ये जो ट्रांससेल्यूलर मैकेनिज्म है इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है पैसिव डिफ्यूजन में, कैरियर मीडिएटेड में, या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोसेस में, या ट्रांससाइटोसिस में. दीज पाथवेज आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 19.9 जो कि हम ऑलरेडी अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं. नाउ how it works. If we talk about the transcellular transport, the first is the passive diffusion. Passive diffusion क्या है? This is the preferred route of transport for relatively small lipophilic molecule and thus many drugs. ज़्यादातर ड्रग जो है वो इसी मैकेनिज्म के ज़रिए, पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब होती है. In this process, drug molecule pass across the lipoidal membrane via passive diffusion from the region of high concentration in the lumen to the region of the low concentration. Passive diffusion क्या है कि ड्रग सब्सटेंसेस मूव करेंगे, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होगी वहाँ से वो कंसनट्रेशन जो है वो हाई होने की वजह से वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा, आगे जाएगा, इस साइड पे जाएगा जहाँ पे क्योंकि ड्रग की कंसनट्रेशन कम होगी. यानी सपोज दैट ये जीआई ल्यूमेन है और ये ब्लड वेसल है, जीआई और ये जीआई मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ड्रग की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इज ए फोर्स जो कि इसको मूव करा रही है कि वो इस पैसिव डिफ्यूजन से यहाँ पे आ जाए. अब यहाँ पे ये ब्लड है, तो यहाँ पर ये ब्लड में आने के बाद ड्रग जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी. अब होना तो ये चाहिए कि ड्रग जब यहाँ से इस साइड से ल्यूमेन से ब्लड वेसल में आ रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा जितनी ड्रग की कंसनट्रेशन यहाँ है उतनी ही यहाँ पे भी हो जाएगी, तो उस वक्त फिर ये पैसिव डिफ्यूजन रुक जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्योंकि ब्लड है और ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो ब्लड जो है वो जो भी ड्रग यहाँ पे आ रही होती है और उसकी कंसनट्रेशन बिल्ड हो रही होती है वो ड्रग को लेके आगे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कंसनट्रेशन कभी भी बिल्ड ही नहीं होती, हमेशा ल्यूमेन में ही ज़्यादा कंसनट्रेशन रहती है. इसी वजह से मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है बाय दिस पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म. तो उसको हम कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फोर्स, कि यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इस तरीके से ये मूव करती है. दिस लोअर कंसनट्रेशन इज़ मेंटेन प्राइमरीली बाय ब्लड फ्लो, और यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन मेंटेन रहती है क्योंकि जो वो ब्लड फ्लो यहाँ पे मुसलसल हो रहा होता है, यानी जितनी ड्रग यहाँ पे आ रही होती है आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही होती है. द रेट ऑफ transport is determined by the physicochemical properties of the drug, the nature of the membrane and the concentration gradient of a drug across the membrane. जो ड्रग यहाँ से पास हो रही है वो डिपेंड करेगी कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो अलाउ करती हैं गुजरने के लिए. इसके अलावा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है या नहीं. द प्रोसेस इनिशियली इन्वॉल्व्स द partitioning of a drug between the aqueous fluid with the gastrointestinal tract and lipoidal-like membrane of the lining of the epithelium. The drug in solution in the membrane then diffuses across the epithelial cells within the gastrointestinal barrier to the blood capillary network and to the lamina propria. अच्छा, यहाँ पे ड्रग जो होगी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पार्टीशन करेगी लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल पोर्शन में. जो लिपिड सॉल्युबल पोर्शन होगा वो आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाएगा, जो वाटर सॉल्युबल पोर्शन होगा फिर वो दूसरी मॉलिक्यूल यानी एक्वस पोर्स के जरिए एब्जॉर्ब होगा.
ऑन रीचिंग द ब्लड, जब ब्लड में पहुंचेगी ड्रग, द ड्रग विल बी रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो मेंटेन मच लोअर कंसंट्रेशन देन दैट एट द एब्जॉर्प्शन साइट। ड्रग जो जहाँ एब्जॉर्ब होकर पहुंचेगी वो आगे निकल जाएगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमेशा से कम रहेगी ब्लड में, और यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, इसी वजह से और क्वांटिटी पर एब्जॉर्ब होगी। If the cell membrane and the fluid regions making up the gastrointestinal tract can be considered as a single membrane, then the stage involved in gastrointestinal absorption can be represented by a model shown in figure 19.10 फिगर में ये मैकेनिज्म को जो है वो एब्जॉर्प्शन वाया डिफ्यूजन पैसेज दिखाया गया है। दिस इज gastrointestinal fluid and the drug in solution. It will go here, gastrointestinal membrane, it means it will diffuse, then the partitioning and the drug in solution and carried away by circulation of the blood, क्योंकि ब्लड इसको यहाँ से ले जाएगा, तो इस जगह ड्रग की कंसंट्रेशन हमेशा से कम रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। पैसिव डिफ्यूजन ड्रग across the gastrointestinal tract can often be described mathematically by Fick's law of diffusion. इसको Fick's law of diffusion से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है when considered in context of the bioavailability. But the Fick's law of diffusion we will discuss in detail in next lecture. Thank you very much.